Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 27 सितंबर 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन केवल इंडियन एक्सप्रेस को ही नहीं कवर करते। इसके साथ साथ जो बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो पीआईबी हो, डाउन टू अर्थ हो, लाइव मिनट हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। दोस्तों इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है, फिर लास्ट में जो आपको टेस्ट दिया जाएगा उसको अटेम्प्ट करना है, और जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ऐसा आप डेली बेसिस पे करते हुए आ रहे हो। अब आगे आते हैं, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने रेलिवेंट सेशन को। आज बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको कवर करना ज़रूरी है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 में बात की जा रही है आर्टिफिशियल रीफ्स के बारे में। आपने दोस्तों समुद्र के अंदर में कोरल रीफ्स तो देखी होंगी, रंग बिरंगी से कोरल रीफ्स कई बार मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, है ना। कई सारी जगह पर वो कोरल रीफ्स पाए जाते हैं और कई सारी जगह पर नहीं भी पाए जाते। तो जहाँ पर नहीं पाए जा रहे हैं वहाँ पर ये इस प्रकार की जो आर्टिफिशियल रीफ है उसको यहाँ पर समुद्र के अंदर में रखा जाता है। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया गया है और इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करके समुद्र के अंदर में रख दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चर करेगा क्या, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। अब आर्टिफिशियल रीफ ऐसा नहीं है कि केवल इसी स्ट्रक्चर में होता है या इसी शेप में होता है, ये किसी भी शेप में हो सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे ये आप देख पाओगे समुद्र के अंदर स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं ये, ठीक है, और समुद्र के अंदर रखे हुए हैं। इससे यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जैसे ये स्ट्रक्चर्स आप देख पाओगे, ये स्टैचू बने हुए हैं, ठीक है, ये स्टैचूज़ हैं जिनको यहाँ पे समुद्र के अंदर में रखा गया है। तो इनका मेन काम क्या होता है वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखोगे इस प्रैक्टिस को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए अभी इसके ऊपर एक स्पेशल फोकस किया गया है, ठीक है। और ये सारा काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में, इस वजह से ये न्यूज़ में है। नाउ अब फाइनली डिस्कस करते हैं ये आर्टिफिशियल रीफ होते क्या हैं। यहाँ पर मैंने एक फोटो लगाया है, इस फोटो के माध्यम से आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आर्टिफिशियल रीफ मैनमेड स्ट्रक्चर होता है, यानी इंसानों के थ्रू हाथ से बनाया हुआ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसको समुद्र के अंदर में डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या काम करता है, फिर थोड़े टाइम बाद जो मछलियाँ होती हैं इस स्ट्रक्चर के आसपास वो इसको अपने घर की तरह यूज़ करती हैं, वो इसमें रहती भी हैं, आसपास घूमती भी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कोरल रीफ्स पाए जाते हैं काफ़ी सारे एरिया में, मछली को वहाँ पे सपोर्ट मिलता है कोरल रीफ से, लेकिन जहाँ पे कोरल रीफ नहीं होते हैं वहाँ पर इस स्ट्रक्चर को डाल के उस आसपास के जो यहाँ पर जीव जंतु हैं उनको सपोर्ट मिलता है। अब आप कहोगे इसकी कोई ज़रूरत है, ये तो फालतू में डाल रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार का एक मैनमेड स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है ट्रेन का डिब्बा बना के यहाँ पर इसमें डाला जा रहा है। तो आप भी सोच रहे होंगे इसकी कोई ज़रूरत है या नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ओशन के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जानवर समुद्र में ऐसे हैं जिनको एक जगह चाहिए होती है घूमने घामने के लिए, जैसे हमको एक घर चाहिए, वैसे बिल्कुल प्लेन वाटर के अंदर वो नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करते हैं, एक जगह देते हैं मछलियों को, बाकी सारे प्लांट्स को, ताकि वो इस एरिया में ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें। अब ये आर्टिफिशियल रीफ बनाए कैसे जाते हैं, तो जैसे मैंने बोला ये मैनमेड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हाथों से बनाया जाता है अलग अलग तरीके से। इसमें हो सकता है कोई टूटी फूटी बोट हो, कोई सबवे कार हो, स्टैचूज़ वगैरह हो, इन सबको यहाँ पर तैयार किया जाता है। समझ गए। एक बार ओशन के फ्लोर पे आप रख दोगे तो यहाँ पर जो धीरे धीरे करके जो मछलियाँ हैं आसपास की उनकी हैबिट बन जाएगी, वो उसको अपने होम की तरह यूज़ करने लगती हैं। तो आर्टिफिशियल रीफ क्या होते हैं ये तो आपने क्लियर कर लिया, इसके बारे में सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर ली है। आगे आते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, इससे कहीं ना कहीं जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है समुद्र के अंदर, जो यहाँ पर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, उनकी स्पीशीज़ हैं, इन सबको एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। जो फिश की पॉपुलेशन होती है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। नेचुरल रीफ का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा। नेचुरल रीफ ना भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा हम आर्टिफिशियल रीफ्स का यूज़ कर सकते हैं।
और ये काम को पूरी तरह से प्रमोट किया जा रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको इस योजना के बारे में भी पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो स्कीम है ना, इसका मेन फोकस है फिशरीज सेक्टर को पूरी तरह से डेवलप करना। वो वाला सेक्टर जहाँ पे हमारे मछुआरे हैं, मछुआरे मछली को पकड़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनसे उनका गुजारा चल रहा है, पूरा ये हमारा फिशरीज इंडस्ट्री तो कहलाती है। तो इस फिशरीज इंडस्ट्री का विकास करना, इसको आगे बढ़ावा देना, ये एक स्पेशल फोकस होता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। और इसी के बेसिस पर मैं आपको बता दूं, इस योजना के तहत बोला जा रहा है कि 20,050 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे आने वाले 5 सालों में 2025 तक सभी राज्य, सभी यूनियन टेरिटरीज में, स्पेशली फिशरीज सेक्टर के ऊपर। इस स्कीम का मेन मकसद है कि 2024-25 तक हम क्या कर सकें, जो मछली का प्रोडक्शन आज हम कर रहे हैं, क्योंकि उसका व्यापार भी कर रहे हैं, तो जो फ़िश का प्रोडक्शन है वो इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। तो मकसद हमारा यही है कि जो फ़िश का प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को यहाँ पर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाए। 2024-25 तक 70 लाख टन तक हम प्रोडक्शन कर सकें, ये हमारा मेन मकसद है। ठीक है, फिशरीज एक्सपोर्ट को बढ़ाने का हमारा मेन मकसद है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेंगे। तो हमारा टारगेट है कि 2024-25 तक कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए की हम अर्निंग करें मछलियाँ अलग अलग देशों को बेचकर। इससे जो हमारे फिशर्स हैं, जो खाली मछुआरे हैं, उनकी ही जो इनकम है वो डबल हो सकती है। ये भी हमारा मेन मकसद है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्कीम का। ये स्कीम कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के अंडर में ये काम करती है। नव आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल अगेन एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। नॉर्मन ई बारलॉग अवार्ड के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये जो अवार्ड है, ये अभी यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है लेडी, इनको दिया गया है। ठीक है, तो एक इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्वाति नायक, जिनका फोटो मैंने भी आपको दिखाया था। इन्होंने यहाँ पर अभी इस अवार्ड को जीता है। नाम है नॉर्मन ई बारलॉग अवार्ड। तो 2023 का अवार्ड इनको दिया गया है। तो इस अवार्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के अंदर में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो अवार्ड है, ये किसको दिया जाता है? ऐसे साइंटिस्ट को जिन्होंने एक्सेप्शनली काम किया, यानी बाकी सारे साइंटिस्ट से हट के यहाँ पर कुछ काम किया है। स्पेशली यहाँ पर भुखमरी कम करने के ऊपर फोकस किया, या जो हमारा फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होती है, कहने का मतलब है कि जो सभी लोग हैं उन तक अच्छा खाना सस्ते दाम में, अफोर्डेबल वे में पौष्टिक खाना पहुँचाया जा सके, ऐसा कोई उपाय निकाल के लाना, उस फील्ड में काम करना। तो कोई भी साइंटिस्ट अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करता है तो उसको यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। और ऐसा यहाँ पे स्वाति नायक जी ने भी किया। इनका मेन काम क्या था वो आगे मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस अवार्ड का नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी पर्सन का नाम है। बिल्कुल, एक पर्सन का ही नाम है जिनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बारलॉग। इन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है, इन्हीं की याद में अवार्ड दिया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति आई थी, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट पर्सन ये भी थे। तो ये जो अवार्ड है कहीं ना कहीं इन पर्सन को और ज़्यादा याद करवाता है, या फिर इनको और कह सकते हो सम्मानित करता है इनको, ये जो अवार्ड है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात ये हो रही है, ये अवार्ड किसको दिया जाता है ये तो आप समझ गए। ये पर्सन आपको नॉर्मन बारलॉग देखने को मिल जाएंगे। ये नॉर्मन बारलॉग ये हैं, ये फ़ोटो उनका आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, जो अवार्ड दिया जाता है जिसको, इस अवार्ड में होता क्या है? तो इस अवार्ड में एक डिप्लोमा होगा, और डिप्लोमा के अंदर में डॉक्टर बारलॉग की एक फ़ोटो होगी, जिनका फ़ोटो मैंने आपको दिखाया था। वो मैक्सिको के फील्ड में काम कर रहे हैं, इस प्रकार का फ़ोटो दिखाया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे। ये रहा, इस तरीके का एक प्राइज़ दिया जाता है, और उसके बाद में इसमें कैश प्राइज़ होता है, लगभग $10,000 का कैश प्राइज़ भी होता है। ठीक है, अब क्या ये पहली बार भारत में किसी पर्सन को अवार्ड मिला है? नहीं, इससे पहले 2 पर्सन्स को ऑलरेडी मिल चुका है। तो बाकी जो अंदर इंडियन रिसिपिएंट्स हैं उसमें पहले आते हैं आदिति मुखर्जी। तो आदिति मुखर्जी को 2012 में यह ऑलरेडी अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद आते हैं महिलिंगम गोविंदराज। अब तीसरी हैं स्वाति नायक। क्वेश्चन यह है कि स्वाति नायक जी को अवार्ड क्यों दिया गया, इनका योगदान क्या था? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर शबंगी धान को इंट्रोड्यूस किया। धान आप समझते हो, इस प्रकार से धान होता है ना, जिसकी छटाई की जाती है, गेहूँ बनाया जाता है। तो ये जो धान है ना, इन्होंने यहाँ पर इस एक नए प्रकार की धान को इंट्रोड्यूस किया, एक नए प्रकार की धान को लेकर आए। और वो जो धान है, इसका मेन काम क्या है कि अगर आप इसको उगाओगे ना, मान लो आपके पास में पानी नहीं है, वैसे फसल के लिए पानी बहुत चाहिए, अब आपके पास में पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो कैसे आप उगाओगे? तो ये धान पानी ना होते हुए भी उग सकता है, यानी कि अगर सूखा पड़ चुका है उस एरिया में तो उस सूखे पने को भी टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, जो ये राइस है, बेसिकली जो चावल है, ठीक है, चावल जिसमें से हम निकालते हैं, सॉरी मैं वो बोल दिया, चावल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप कह सकते हो ये सूटेबल है। जो बीना धान 11 है, इसका नाम क्या रखा है? बीना धान 11। ये फ्लड टॉलरेंट है। फ्लड टॉलरेंट मतलब अगर बाढ़ भी आ जाती है तो फसल ख़राब हो जाती है, चाहे सूखा पड़ जाए चाहे बाढ़ आ जाए, दोनों केसेस में फसल ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये दोनों केसेस में हमारी फसलों को बचाने का काम करता है। समझ गए? तो मतलब
उन दोनों ही कंडीशंस में जो ये फसल अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकती है, वो टॉलरेंट है, वो इन सब चीज़ों को झेल सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर इनको जो ये अवार्ड है वो दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना यार। हमारा एक छोटा सा टारगेट होता है 2000 लाइक्स का, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कर सकते हो, ये पहुंचा सकते हो। यहाँ पे पिंक डायमंड के बारे में बात की जा रही है। आज का हमारा जो थंबनेल है वो भी इसी के बेसिस पे है। बेसिकली जो थंबनेल के अंदर मैंने टाइटल डाला है वो थोड़ा सा पुराने आर्टिकल के बेसिस पे डाला है, आगे मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। पहले ये समझो ये न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यहाँ पर जो पिंक डायमंड होता है, यह गुलाबी हीरा कैसे बनता है, इसके फॉर्मेशन के पीछे एक स्टोरी बताई है। उस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है और बोला है कि जो पिंक डायमंड का फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं इतिहास में बहुत पुराना है, यानी जो सुपर कॉन्टिनेंट नूना था उससे कनेक्टेड यहाँ पर ये स्टोरी है। मैं आपको समझाऊंगा कि सुपर कॉन्टिनेंट नूना वगैरह क्या है। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं पिंक डायमंड के बारे में। दोस्तों पिंक डायमंड एक फैंसी पिंक डायमंड की तरह इस तरीके से देखने को मिलता है। बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल से पाया जाता है और उतना ही कीमती भी होता है। ठीक है, मैंने जैसे बोला बहुत मुश्किल से यूनिकली यहाँ पर ये देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं जितने भी पिंक डायमंड हमारी दुनिया भर में हैं, इनमें से 90% से ज़्यादा पिंक डायमंड एक ही खदान से निकल कर आते हैं। उसका नाम है, वो बेसिकली खदान किम्बरले रीजन में है। किम्बरले रीजन बेसिकली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक खदान है, वहीं से ज़्यादातर ये जो पिंक डायमंड्स है वो हमको मिलते हैं। और जितने भी ये पिंक डायमंड्स है वो सब जो हमारा वॉल्केनो, जो पाइप लाइक वॉल्केनोज होते हैं, लंबे लंबे जो यहाँ पर ज्वालामुखी हैं, उनमें से जो अवशेष निकले हैं, उनके जो पुराने अवशेष यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, उनमें से यहाँ पर ये जो हमारा पिंक डायमंड है इसको फॉर्म किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर ये बने कैसे हैं एग्जैक्टली, तो ये है बेसिकली बात जो है वो 1.8 बिलियन ईयर्स एगो की है। तो 1.8 बिलियन साल पहले जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों आपस में टकरा गए थे एक कैटास्लिस्मिक इवेंट के दौरान। आपको पता है ना, ये मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है। पहले ये सब कुछ एक ही लैंड हुआ करता, धीरे धीरे यहाँ पर ये टूटा लैंड है ना, जो जैसे आज यहाँ पे आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलता है, अलग अलग महाद्वीप देखने को मिलते हैं। पहले ये सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ था, फिर धीरे धीरे ये आपस में टूटना शुरू हुआ। टूटने के बाद में इसमें से ऑस्ट्रेलियन एक कॉन्टिनेंट भी निकल कर आया था। तो जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया टकराए थे, कोलाइड किए थे, उसकी बेसिस पर ही यहाँ पर ये जो डायमंड्स है वो फॉर्म हुए थे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। साइंटिस्ट का कहना यहाँ पर यह है कि जो डायमंड्स हैं ये आर्गिल के अंदर में देखने को मिलते हैं। आर्गिल नाम की जो जगह है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ही, यहाँ पे जस्ट किनारे आपको ये नज़र आ रही होगी। तो ये जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इनके कोलिजन की वजह से यहाँ पर ये जो डायमंड्स है हमको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये बात बताई गई। ये जो कॉन्टिनेंट है ये काफ़ी बार टूटा, साथ में जुड़े भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक तरफ से टूटता है दूसरी तरफ जाकर यहाँ पर मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हो हमको ये जो डायमंड्स हैं वो इसी प्रोसेस के दौरान मिलते हैं। ठीक है, तो नूना क्या है? नूना बेसिकली एक बहुत पुराना सुपर कॉन्टिनेंट है। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब उस समय पर जो हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आज के समय में है ना, वो सब साथ में मिलकर हुआ करते थे उस समय पर। साइंटिस्ट का कहना यह है कि जो नूना है ये एग्जिस्ट करता था 1.6 से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स अगो से, इतने समय पहले तक यहाँ पर ये एग्जिस्ट किया करता था। जैसे पैंजिया था, पैंजिया पूरा एक लैंड था, फिर धीरे धीरे टूटा, गोंडवाना और इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग लैंड्स बने और फिर वो टूटा, फर्दर आगे टूटा, उसके बाद और छोटे छोटे यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स बनते हुए चले गए, है ना। और अभी भी यहाँ पर फर्दर ये जो चीज़ें वो डिवाइड हो रही हैं, टूट रही हैं अभी भी। जैसे आपको पता होगा अफ्रीका भी 2 हिस्सों में टूट रहा है। अफ्रीका का थोड़ा छोटा सा जो किराना है ईस्टर्न साइड का, वो अभी टूट रहा है, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा उसको टूट के अलग होने में। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर बोला यह जाता है कि जो नूना वाला ये पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था, इसके अंदर नॉर्थ अमेरिका, नदर्न यूरोप, पार्ट्स ऑफ साइबेरिया, ये सारे हिस्से थे। खैर आज के समय पर ये भी बिखर चुके हैं, ये सब कुछ यहाँ पर फैल चुका है। ये नूना कॉन्टिनेंट जो है इस तरीके से दिखाई पड़ता था लगभग 1590 मिलियन ईयर्स अगो, पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउ आगे आते हैं। उसके बाद में अगर आप देखोगे पिंक डायमंड की, तो अभी तक का एक सबसे बड़े साइज़ का जो पिंक डायमंड है उसका नाम है दरिया ई नूर। ठीक है, अब इसका नाम ज़रूर आपने ध्यान रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक का जो सबसे बड़े साइज़ का जाना माना पिंक डायमंड है वो है दरिया ई नूर डायमंड। ये इंडिया में ही डिस्कवर किया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इसको एक बहुत बड़े स्टोन से काटा गया था, इस वाले बड़े साइज़ के इस दरिया ई नूर को। उससे पहले अगर आप देखोगे ये पिछले साल की न्यूज़ है। पिछले साल अंगोला नाम का यहाँ पर जो कंट्री है वहाँ पर ये पिंक डायमंड देखने को मिला। पिछले साल की न्यूज़ है तो लगातार ये चर्चा में है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है। तो पिछले साल अंगोला के अंदर
पिछले 300 सालों का सबसे बड़े साइज़ का ये पिंक डायमंड मिलता है, जिसका फ़ोटो इस तरीके से आपको दिखेगा। ये जो पिंक डायमंड अंगोला में पिछले साल मिला था, ये लगभग 170 कैरेट का था और अभी तक पिछले 3 सालों में सबसे बड़े साइज़ का। ठीक है, और यहाँ पर जो डायमंड है इसको लूलो रोज़ के नाम से यहाँ पर जाना गया, ये डायमंड जो है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे, जो हम बात कर रहे हैं दरिया नूर की, तो दरिया नूर वाला जो ये डायमंड है, इसका जो वेट है लगभग 186 कैरेट के आसपास का था। कलर जो है वो पेल पिंक है, यानी कि थोड़ा सा येलोइश पिंक आपको ये कलर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये डायमंड्स के बारे में सारा डिस्कशन हुआ। आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे माउंट सेमेरू वॉल्केनो के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो वॉल्केनो है अभी ये इंडोनेशिया में बर्स्ट हुआ है, ये वॉल्केनो फट चुका है। इंडोनेशिया में ही स्थित है, इस वजह से ऑब्वियस सी बात है वहीं फटेगा, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो हाल ही में माउंट सेमेरू वॉल्केनो इंडोनेशिया के अंदर में ये इरप्ट हुआ, जिस वजह से न्यूज़ में है। पहली चीज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो ये माउंट सेमेरू वॉल्केनो है इसका लोकेशन ध्यान रखना है, इंडोनेशिया इसकी लोकेशन हो गई। दूसरा, ये एक प्रकार का एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो होने के साथ साथ इंडोनेशिया में ईस्ट जावा वाले रीजन में है। ये बेसिकली इंडोनेशिया का मैप है, यहाँ पर आपको ये ईस्ट जावा वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको देखने को मिल जाता है, इधर की साइड में इंडोनेशिया है और यहीं पर आपको ये वॉल्केनो देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है माउंट सेमेरू। आगे आते हैं। अब बात यहाँ पर की जा रही है, जो माउंट सेमेरू वॉल्केनो है ना, ये एक ऐसे जोन पर स्थित है जहाँ पर इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराती हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वैसे आपको पता होगा दुनिया भर में कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, टकराती हैं, जिससे भूकंप आते हैं, जो ज्वालामुखी हैं वो फटते हुए नजर आते हैं। वैसा ही सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये हमारी इंडो प्लेट है और इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये दोनों इस पर्टिकुलर रीजन में, ऊपर वाली प्लेट आप देख पाओगे यूरेशियन प्लेट आ गई इधर से, ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई इधर से, ये रही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बेसिकली, ऊपर यूरेशियन प्लेट है। ये इस पर्टिकुलर रीजन पर टकरा रही है और यहीं पर इंडोनेशिया आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर टकराने से क्या होता है कि इससे जो भूकंप है इस वाले रीजन में वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, साथ ही साथ में वॉल्केनोज वगैरह भी फटने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो नेम है सेमरू, ये सेमरू जो नाम है लिया गया है मेरू से। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है और यहाँ पर ये गॉड्स को दर्शाता है। उसके बाद बात आती है कि जो ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है ना, इस पूरे देश को देखोगे तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में स्थित है। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमारे दुनिया में एक ऐसा रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप भी आते हैं। अगर मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊँ तो यह है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपको इंडिया मिल जाएगा। ये यहाँ पर यूएसए हो गया, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया ऊपर नॉर्थ अमेरिका। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रीजन दिख रहा है, ये जो ऑरेंज कलर की एक पट्टी बनाई गई है ना, इस पूरे रीजन में कई सारे छोटे छोटे देश हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखोगे तो कई सारी कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नीचे न्यूजीलैंड देखने को मिल जाता है। इधर यहाँ पे साउथ अमेरिका के कई सारे देश आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ इसी पर्टिकुलर रीजन में ढेर सारे वॉल्केनोज प्रेजेंट हैं, बहुत सारे वॉल्केनोज प्रेजेंट हैं। और वॉल्केनोज के साथ साथ यहाँ पे कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। ठीक है, ये रीजन आप देख पाओगे, ये टेक्टोनिक प्लेट आपको दिख रही है, यहाँ पे टकराव, यहाँ पे टकराव, ऊपर टकराव, ये इधर प्लेट, ये वाली प्लेट अलग है, ये पैसिफिक प्लेट अलग है। ठीक है, इधर से इसे जोड़ दोगे, ऐसे घुमा के जाओगे तो आप इधर से आ जाओगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्लेट आपको देखने को मिल जाती हैं। यहीं पर काफ़ी सारी प्लेटें आपस में टकराती हैं। ये जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, भूकंप आते हैं, भूकंप के साथ साथ यहाँ पे ज्वालामुखी भी फटते हैं। और बात यह है कि इस पर्टिकुलर रीजन में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ज्वालामुखी प्रेजेंट हैं आज के समय में, कई सारी कंट्रीज़ में, कई सारे आइलैंड्स पर। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात हो गई। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में एक टॉर्टोइस के बारे में चर्चा की जा रही है, जिसका नाम है बोल्सन टॉर्टोइस। ये जो आपको कछुआ दिख रहा है, इसी का नाम है बोल्सन टॉर्टोइस। तो बोल्सन टॉर्टोइस को लेकर जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर थोड़ी बहुत रिसर्च की है। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, जो पूरा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, क्या है नॉर्थ अमेरिका, ये आप देख पाओगे, इधर इंडिया हुआ, एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, साउथ अमेरिका हुआ और ऊपर यहाँ पे पूरा नॉर्थ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका में हमारा यहाँ पर आप देख पाओगे, इधर यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, यूएसए हो गया, ऊपर कनाडा हो गया। ठीक है, अब बात यहाँ पर की जा रही है, जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर इस टॉर्टोइस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये टॉर्टोइस की जो प्रजाति है ना, जिसका नाम है बोल्सन, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर स्पीशी है, बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती है, बहुत सारी प्रजातियाँ इसकी ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे बड़े साइज़ का कछुआ है ये, जो कि पाया जाता है। और बोला जा रहा है कि एक लार्जेस्ट के साथ साथ रेयरेस्ट लैंड रेप्टाइल है, जिससे मैंने आपको बताया, एक तो सबसे बड़े साइज़ में, दूसरा यहाँ पे बहुत मुश्किल से पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो गोफरस स्पीशीज़ होती हैं, इसी प्रकार के कछुए की कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, उनमें से भी बिल्कुल रेयरेस्ट है ये। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है, बोल्सन टॉर्टोइस कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो वह है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट।
ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों ये जो टॉर्टोइस है ना, इनको रहना ज़्यादातर पसंद है, गड्ढा खोद के, मिट्टी में गड्ढा खोद के अंदर जाके बैठकर रहना इनको ज़्यादा पसंद देखने को मिलता है। सारा काम यहाँ पर वो अपना वहीं पे करते हैं, जैसे कि नेस्टिंग हो गया, मेटिंग हो गया, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनकी वो चलती हैं टॉर्टोइस के एक्टिव सीज़न के दौरान। और इनका एक्टिव सीज़न होता है लगभग अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में, तो वो डिस्कशन किया जा रहा है। और ये जो टॉर्टोइस होता है, इनका जो एवरेज लाइफ स्पान होता है, यानी कि ज़िंदगी कितनी होती है, तो ज़िंदगी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है ना, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है 100 साल से ज़्यादा उम्र होती है। 100 साल से ऊपर के टॉर्टोइस होते हैं। आपको पता होगा आज से 1-2 साल पहले 180 साल का टॉर्टोइस भी देखने को मिला था। तो 100 ईयर्स से भी ज़्यादा के इनकी एज हो सकती है। फिर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ जो हमारा मैक्सिको वाला रीजन है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप अगर देखोगे तो यहीं पर मैक्सिको नाम का एक कंट्री नज़र आएगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे अमेरिका यूएसए हो गया, ऊपर कनाडा हो गया, ये मैक्सिको हो गया, ये हो गया साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाता है, टॉर्टोइस देखने को मिल जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जामिनेशन में जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये टॉर्टोइस का आयुषन स्टेटस क्या है, एग्जामिनेशन में यही पूछा जाएगा केवल अगर पूछा गया तो वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरे में ये प्रजाति है, इसको नहीं बचाया गया तो आने वाले समय पर विलुप्त हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग झेलम रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे। झेलम रिवर अभी न्यूज़ में आ चुकी है। रीज़न क्या है? झेलम नदी और इसकी जो बाकी सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यानी इसकी जो बाकी सारी सहायक नदियां हैं, उसमें जो पानी का लेवल है, जो वाटर लेवल है, वो अभी तेज़ी से कम होना शुरू हो चुका है और कम हुआ भी है। इस वजह से यहाँ पर झेलम नदी चर्चा में है। तो झेलम नदी को लेकर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है, पता भी होना चाहिए। ये नदी इंडिया और पाकिस्तान में बहती है और ये नदी कहीं ना कहीं इंडस नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। जो इंडस नदी भारत से गुजर कर जाती है, पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है, उसी इंडस नदी की एक सहायक नदी है हमारी झेलम नदी। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये फोटो देख पा रहे होंगे तो ये जो सबसे मोटी ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये तो है इंडस नदी। ठीक है, ये इस तरीके से गई हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से गुजर के पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। लेकिन इसी की काफ़ी सारी सहायक नदियां हैं और यहीं पर आपको झेलम नदी दिख रही होगी। ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ झेलम नदी, ये देख पाओगे आप, पेन में चला रहा हूँ। ठीक है, ये पेन चला रहा हूँ, ये यहाँ से निकल कर आती है झेलम नदी। ऊपर जो ये पीर पंजाल रेंज है, जो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से झेलम नदी निकल कर आती है और निकलने के बाद में इस तरीके से इंडिया को क्रॉस करते हुए सीधा पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान के बाद सीधा इधर से चेनाब के साथ में मिलकर जाके इंडस नदी में मिल जाती है। तो आपने एग्जैक्टली लोकेशन देख लिया होगा। तो झेलम नदी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो हमारी इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज है उनमें से कहीं ना कहीं एक बड़े साइज़ की ट्रिब्यूटरी आपको ये भी देखने को मिलेगी। प्लस लार्जेस्ट और मोस्ट वेस्टर्न ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब के अंडर में आती है ये झेलम नदी। इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ, अनंतनाग स्पेशली पीर पंजाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियाँ आपको ये देखने को मिल जाएंगी, ये हैं वाली पहाड़ियाँ रेंजेस, यहीं से वो नदी निकलती है। इस तरीके से यहाँ पर निकल कर गुजर कर और ऐसे निकल कर इंडस नदी में जाकर मिल जाती है चेनाब के साथ में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि जो ये नदी है इसकी टोटल लेंथ अगर आप देखोगे तो वो 725 किलोमीटर्स के आसपास है। झेलम नदी की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, कई सारी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ हैं इसकी। सहायक नदियों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे एक मिलेगा, जैसे कि किशन गंगा हो गया जिसको हम नीलम रिवर के नाम से जानते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ और ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पर कुन्हार रिवर हो गया, ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है झेलम नदी की। फिर यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल संदरन रिवर, ब्रिंगी रिवर, अरापात रिवर, वतलर रिवर, उसके बाद लिडर रिवर और वेशव रिवर। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में बात की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मणिपुर जो कि पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, मणिपुर के ही मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने हाल ही में क्या करा है, उनकी सरकार ने, मणिपुर के अंदर जो गवर्नमेंट है उनकी सरकार ने हमारी केंद्र सरकार से थोड़ा जोर देके बोला है कि जो भैया फ्री मूवमेंट रिजीम है ना, इसको कैंसिल कर दिया जाए। अब इसी वजह से हमें पढ़ना है कि फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या। दोस्तों जो ये इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट है, भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला एक गेट है। म्यांमार के लोग इंडिया आ सकते हैं और इंडिया के लोग म्यांमार जा सकते हैं इस गेट के माध्यम से। इसको कहीं ना कहीं बंद करने की बात की जा रही है, या फिर कह सकते हो जो ये फ्री मूवमेंट रिजीम होता है इसको कैंसिल करने की बात की जा रही है। आप फ्री में मूवमेंट कर सकते हो इधर उधर, तो इसको यहाँ पर रोका जाए, प्लस इनके बीच में जो फेंसिंग है इसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, ये यहाँ पे मांग की जा रही है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के थ्रू।
इस वजह से फ्री मूवमेंट रिजीम चर्चा में है। तो ये एफएमआर क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो, इस फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत हो क्या रहा है आजकल, जितने भी जो हमारी हिल ट्राइब्स हैं, जितनी भी जनजातियां यहाँ पे रह रही हैं पहाड़ियों के आसपास, म्यांमार के पास में, इधर इंडिया के आसपास, ये सब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कह लो, मान लो कोई भारत के नागरिक हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं या म्यांमार के सिटीजन्स हैं, ये सभी लोग इंडो म्यांमार वाला जो बॉर्डर है, यानी भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, उसके इधर और उधर साइड में लगभग 16 किलोमीटर तक यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। 16 किलोमीटर्स के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत म्यांमार का जो बॉर्डर है, इसके इर्द गिर्द साइड पर अगर आप देखोगे तो 16 किलोमीटर तक के रेंजेस में अगर हम बात करें तो जो सिटीजन्स है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स को क्रॉस कर सकते हैं। और बॉर्डर्स को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस उनको एक बॉर्डर वाला पास बनवाना पड़ेगा। और वो जो बॉर्डर का पास बनता है वो 1 साल की वैलिडिटी के साथ में बनता है। ठीक है, और ये जो बॉर्डर का पास है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही इशू करती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो पास इशू करती है एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जब लोगों को पास मिल जाता है तो वो कुछ सप्ताह तक विजिट कर सकते हैं, रुक सकते हैं इधर उधर। तो यानी आना जाना बहुत आसान है लोगों के लिए, ये इस फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत। और मैं आपको बता दूं, ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है, इसको लागू किया गया था 2018 में। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसी के तहत हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। ये जो रिजीम आपको दिख रही है, इसको हमारी जो सरकार है, और हमारी सरकार नहीं, म्यांमार की सरकार भी लागू करती है। ऑब्वियस सी बात है, तभी ये चीज़ें हो पा रही हैं। और इसके माध्यम से जो हमारे बॉर्डर पर लोकल्स हैं म्यांमार के और इंडिया के, ये आपस में मिलकर कल्चरली मिल पाते हैं। वेडिंग्स हो जाती हैं, कॉमन फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं साथ में, ट्रांस बॉर्डर ट्रेड होता है, व्यापार होता है आसपास में। ये बात आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे और भी बहुत सारे लिंकेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं बीच में। तो ये इंडो म्यांमार बॉर्डर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ना, हम म्यांमार के साथ में एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, लगभग 1643 किलोमीटर्स का बॉर्डर। और अगर आप इंडिया की साइड से देखोगे, मैं आपको बॉर्डर बना के दिखाता हूँ। ये यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये देखो, ये मैंने बना दिया बॉर्डर। ये यहाँ पर आ गया त्रिपुरा, ये ठीक है, इधर हो गया म्यांमार और ये हो गया इंडिया। हमारा एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। ऊपर से यहाँ पर ये बाउंड्री अपनी चाइना के साथ में भी शेयर करता है, और नीचे आप देख पाओगे साउथ में थोड़ी सी बाउंड्री म्यांमार जो है बांग्लादेश के साथ में भी शेयर करता है इधर से, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश नाम का भी एक कंट्री आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे म्यांमार के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करती हैं। और इस बाउंड्री पर, इस बॉर्डर पर सुरक्षा करने के लिए हमारी असम राइफल्स तैनात होती है। असम राइफल्स इस पर्टिकुलर रीजन की सुरक्षा करती है हमेशा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में फतेहपुर सिकरी के बारे में बात की जा रही है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्पेशली फॉर जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे न्यूज़ क्या है, बात की जा रही है एक 61 ईयर ओल्ड, 61 साल के यहाँ पर एक फ्रेंच टूरिस्ट थे। ठीक है, फ्रेंच टूरिस्ट, फ्रांस से आई हुई एक टूरिस्ट थी। इनकी डेथ हो जाती है फतेहपुर सिकरी के अंदर में। ठीक है, कैसे डेथ हो गई, एक 9 फीट का ऊंचा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से गिर गई है, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। फिर साथ में वुडन जो रेलिंग थी वो भी गिर गई। तो इसी वजह से यहाँ पर फतेहपुर सिकरी न्यूज़ में बना हुआ है। तो फतेहपुर सिकरी की अगर हम बात करेंगे तो ये एक पूरा सिटी है। ठीक है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ शहर, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश के अंदर में, आगरा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये देखने को मिल जाता है। ये फतेहपुर जो सिकरी है, ये जो पूरा शहर, इसको फाउंड किया गया था, बनाया गया था 1569 में मुगल एम्परर अकबर के थ्रू। और मैं आपको बता दूं, 1571 से लेकर 1585 यानी 1571 से लेकर 1585 तक जो फतेहपुर सिकरी है, ये मुगल एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, मुगल एम्पायर का। और फिर मुगल एम्पायर ने, आपको पता होगा, बाद में अपना कैपिटल दिल्ली को शिफ्ट कर दिया था, यानी अपना कैपिटल दिल्ली में ले गए थे वो। ठीक है, 1586 में। क्यों, रीज़न ये था क्योंकि फतेहपुर सिकरी में पानी का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, इस वजह से यहाँ पर दिल्ली में इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया। अब ये जो फतेहपुर सिकरी है, इसको आज के समय पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर किया गया है, और 1986 में ही इसको कवर कर लिया गया था। अगर आप फतेहपुर सिकरी का आर्किटेक्चर देखोगे, यहाँ पर आप देख पाओगे फतेहपुर सिकरी है, इसके आसपास बहुत सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, जामा मस्जिद वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो फतेहपुर सिकरी के अंदर में जो डिज़ाइन का यूज़ क्या है, थोड़ा पर्शियन डिज़ाइन भी है, इंडियन डिज़ाइन भी, और सेंट्रल एशियन स्टाइल का भी यूज़ क्या है। इस प्रकार से जो आर्क वगैरह वाले गेट हैं ह्यूज साइज़ के, वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डबल गेट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, डबल आर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक आर्क बाहर एक आर्क अंदर। इस प्रकार के जो स्टाइल से उनका यूज़ किया गया है। ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, ये ज़्यादातर रेड सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर इसको रेड कलर का अपीयरेंस देते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे गेटवेज देखने को मिलते हैं। इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे दरवाजे आपको देखने को मिल जाएंगे, नीचे छोटे छोटे कई सारे दरवाजे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी फतेहपुर सिकरी के अंदर में
और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद जो है एक बहुत बड़ा मॉस्क है इंडिया का। उसके बाद में यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो भी अगेन इसी की तरह देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी आर्क बनी हुई हैं, डिज़ाइनर प्रेयर हॉल बने हैं जहाँ पर सभी प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है। फिर बुलंद दरवाज़ा भी यहाँ पर एक देखने को मिल जाता है। बुलंद दरवाज़ा भी एक बहुत पॉपुलर बिल्डिंग है। और बुलंद दरवाज़ा जो है इसको हम लोग कोलोसल गेटवे के नाम से भी जानते हैं, गेटवे ऑफ मैग्निफिशंस के नाम से भी जानते हैं। ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है फतेहपुर सिकरी का। इस बुलंद दरवाज़ा को बनाया गया था ताकि जो अकबर की जीत थी, ठीक है, उसको यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसलिए तैयार किया गया। तो मुगल आर्किटेक्चर का ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में एक और चीज़ है, वो है दीवानी खास एंड दीवानी आम। आपने हिस्ट्री में बुक्स में बचपन में कई बार पढ़ा होगा। तो ये जो दीवानी खास और दीवानी आम है, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, फतेहपुर सिकरी के अंदर। तो जो दीवानी खास था ये बेसिकली प्राइवेट ऑडियंस के लिए हॉल बनाई गई थी जहाँ पर अकबर प्राइवेट मीटिंग्स किया करता था। और दीवानी आम जो है ये आम लोगों के लिए, पब्लिक ऑडियंस के लिए यहाँ पर हॉल था जहाँ पे पब्लिक अफेयर्स जो थे वो कंडक्ट किए जाते थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे पंचमहल भी इसी का हिस्सा है। पंचमहल भी एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो इस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये मतलब कह सकते हो 5 मंजिला एक पैलेस है। इसका स्ट्रक्चर भी यूनिक है। एक ओपन पवेलियन बनाया गया हर एक लेवल के ऊपर में, ठीक है। और ये जो प्लेस है रिलैक्सेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। तो ये बात हो गई यहाँ पर फतेहपुर सिकरी की। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से ये आर्टिकल क्लियर हो चुका है ना। दोस्तों आज के क्वेश्चंस मैं नहीं लेके आया हूँ। क्वेश्चंस में पॉसिबल है आपको कल प्रोवाइड करवाऊंगा इस लेक्चर के, बट आज के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा सा हम लोग स्किप कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो लेक्चर है इसको बनाने में मुझे काफ़ी लेट हो गया और पॉसिबल नहीं था, मुझे लग रहा था लेक्चर नहीं आ पाएगा। खैर यहाँ पर सब कुछ रेडी हो पाया है, वीडियो रिकॉर्ड कर पाए अपन ना। अभी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस यार मैं पॉसिबल हुआ तो कल वाले वीडियो में आपके इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, आज के क्वेश्चंस भी। ना इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।